ओके, सो वी विल स्टार्ट नाउ द कि अब हमने कंडीशंस पढ़ ली कि इंटरफेरेंस के लिए आपको क्या चाहिए। इंटरफेरेंस के लिए आपको कोहेरेंट वेव चाहिए, वाली कंडीशन क्लियर हो गई। उन कोहेरेंट वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, ये भी कंडीशन क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कि इंटरफेरेंस है क्या। तो जब आप दो या दो से ज्यादा कोहेरेंट वेव्स लेते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और हम एक टर्म एक्स्ट्रा जोड़ते हैं जिसकी एम्पलीट्यूड भी सेम है। बेसिकली एम्पलीट्यूड सेम होना कुछ जरूरी नहीं है, बट प्रॉपर मैथमेटिक्स के लिए, सिंपल मैथमेटिक्स के लिए हम ये टर्म जोड़ते हैं। इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन जरूरी नहीं है सेम एम्पलीट्यूड हो, लेकिन हम इजी मैथमेटिक्स के लिए, रुक जाइए अभी, इजी मैथमेटिक्स के लिए हम सेम एम्पलीट्यूड की भी कंडीशन रखते हैं। तो जब आप सिंपली दो वेव्स लेते हैं और दो वेव्स का सुपरपोजिशन करते हैं, इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। आप दो वेव लीजिए और उसको आप सुपरपोजिशन करिए, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्या मतलब होता है सुपरपोजिशन का, थोड़ी सी सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए एक आप वेव ले रहे हैं, y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा 1 t, ठीक है। आप दूसरी वेव ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो a साइन ओमेगा 2t। अब आप इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे, दैट इज y इक्वल टू y1 प्लस y2। यही जो रिजल्टेंट y मिलेगा, यही आपका इंटरफेरेंस है मैथमेटिकली। बाकी उसका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग अभी हम समझेंगे। सो इंटरफेरेंस जो होता है, डिपेंड्स ऑन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर जो दो वेव्स आपकी हैं और इनके बीच आप इंटरफेरेंस निकाल रहे हैं, और अगर इनके बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, फेज डिफरेंस की बात करें जिसको हम पाई से डोनेट करेंगे, अगर ये फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, और तब जो इंटरफेरेंस होगा उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यही अगर ये फेज डिफरेंस, सेम फेज डिफरेंस अगर पाई जो है, या आप इसको कंसीडर कर लीजिए पाई बाई 2, ठीक है, इसका हो इंटीग्रल मल्टीपल हो, और इसको पाई बाई 2 भी नहीं किया, इसको थोड़ा और इजी होता है, कंफ्यूजन एकदम ना रहे, तो आप इसको कहिए 2n+1 इंटू पाई। अगर फेज डिफरेंस इस तरीके का हो, ठीक है, दैट इज पाई, एन की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो पाई, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 पाई, ठीक है, एन की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 5 पाई। अगर फेज डिफरेंस कुछ इस तरीके का होगा तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, दैट इज 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर फेज डिफरेंस एक तरह से आप कहिए कि पाई का आड इंटीग्रल मल्टीपल है,
आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, पाई का आड इंटीग्रल मल्टीपल, इसलिए 2n+1 मैंने बनाया है। तो दैट इज पाई, आड आ जाएगा 3 पाई, अगला आड आएगा 5 पाई, फिर 7 पाई। तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की थी तो कहा कि फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और फिर आप तुरंत इस फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। ये आपका काम है। कैसे निकाल लेंगे? डिफरेंस फार्मूला आपके पास होता है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस पता है, रखिए यहाँ पे, और पार्ट डिफरेंस मिल जाए, जैसे फेज डिफरेंस 2 पाई है, यहाँ रख दीजिए 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपका पार्ट डिफरेंस आ जाएगा लेम्डा। ये आपका आ गया लेम्डा। आपका फेज डिफरेंस 4 पाई है, तो फेज डिफरेंस अगर आपका 4 पाई है तो आप यहाँ पर रख दीजिए 4 पाई, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ 2, तो ये पार्ट डिफरेंस हो गया 2 लेम्डा। तो फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है और पार्ट डिफरेंस लेम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, लेकिन यहाँ यम जो होता है वो 1 से शुरू होता है। ओके, बाकी चीजें अभी आप छोड़ दीजिए। सिमिलर चीज आप देखिए डिस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव मैंने कहा कि फेज डिफरेंस क्या होगा, 8 इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो अगर पाई का तो एक होगा पाई, तो अगला होगा 3 पाई, फिर होगा 5 पाई, फिर होगा 7 पाई, और फिर सेम मैथमेटिक्स आप यूज करेंगे पार्ट डिफरेंस वाला। पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, मैं इसको 5 बोल दे रहा हूँ फेज डिफरेंस को, और अगर आप इसको पाई कहेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाई 2, वाला वैल्यू आया लैम्डा बाई 2। अगर इसको आप 3 पाई कहेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, 5 पाई कहेंगे वैल्यू आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 2। इसको भी अगर 8 टर्म में आप लिखेंगे जनरल टर्म में, दैट इज 2m+1 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 का 8 इंटीग्रल मल्टीपल हो गया पार्ट डिफरेंस। तो ये आप कैलकुलेट आप कर सकते हैं। मैं एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको एंटरटेन करूंगा जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं हाथ उठाए हैं। याद रखिएगा, आप डिस्टर्ब करें क्लास को तो मैं आपको तुरंत बाहर कर दूंगा। जूम में सभी फैसिलिटीज हैं, आप दोबारा क्लास नहीं कर पाएंगे। तो हम पता कर लिए कि फेज डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है, ये दो चीजें हमने क्लियर कर लिया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या फेज डिफरेंस है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या फेज डिफरेंस है। अब थोड़ा सा एम्पलीट्यूड पार्ट में जाते हैं, जो हम वेव को रिजल्टेंट निकालेंगे, मतलब जो सुपर पोजिशन कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि दो वेव आप ले रहे थे, y1 y2, आपने दो वेव लिया था और इन दोनों के सुपर पोजिशन से, इसका मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट से आपने एक वेव लिया, पाया रिजल्टेंट वेव, दैट इज सुपर इम्पोज वेव। और ये है y इक्वल टू y1 प्लस y2, यही सुपर इम्पोज वेव ही इंटरफेरेंस है। अब इस सुपर इम्पोज वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैंने बताया कि मैथमेटिकली हम मान के चल रहे हैं कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। इस केस में अगर आप मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे तो आपका एम्पलीट्यूड के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए डिफिनेशन फार्मूला आएगा, जो आप रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, दैट विल बी द A इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस 2 रूट A1 A2 and cos phi. Phi is what? Phase difference. A1 A2 उन दो वेव्स का एम्पलीट्यूड है, phi उनका फेज डिफरेंस।
और आप कहेंगे सर आपने तो कहा कि दो या बहुत सारे वेव होंगे, तो दो दो का टर्म में करेंगे। पहले मान लीजिए 4 वेव है, तो आप पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए A1 A2, फिर ये अब A1 हो जाएगा, रिजल्टेंट जो A आएगा उसी को अब A1 कह देंगे, फिर इसके साथ निकालिए, फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको फिर A1 कहिए और इसके साथ निकालिए। इस तरीके से आप करते जाएंगे। तो A1 प्लस A2 प्लस 2 अंडर A1 A2 cos phi। अब मैथमेटिक्स के लिए मैंने बताया कि जैसे आपकी मैथमेटिक्स में A1 जो है, A1 A2 को आप सेम रख रहे हैं, और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फाई क्या है, का फेज डिफरेंस क्या है, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो कास जो होगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और कास 2 पाई, ये टर्म आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कास 0, कास 1, कास 2, ये जो सभी टर्म होंगे, कास 0 क्या होगा, देखिए 1, कास आपका 0 1, कास 2 पाई भी आपका हो जाता है 1, कास आपका 4 पाई हो जाएगा 1, आपका कास 6 पाई हो जाएगा 1, तो सभी के टर्म आ जाएंगे आपके 1, ठीक है। तो आप इन दैट केस आप ये देख पाएंगे, ये जो सॉरी ये A स्क्वायर है, सो इन दैट केस अगर आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, ये भी मेरा A हो, ये भी मेरा आपका ये A स्क्वायर हो, सॉरी A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, हाँ 1 मिनट इंक्लूड में टर्म में आ जाएगा I इक्वल टू A स्क्वायर, एक टर्म में स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी ये में हम सीधा A कर सकते हैं। सिंपली रुक जाइए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेने दीजिए। A1 plus A2 that is A plus A and this 2 root A, तो ये आ जाएगा आपका I के टर्म में कन्वर्ट करें, that is 4A square, टोटल इनपुट कितना आया 2A। जस्ट 1 मिनट, रिजल्टेंट इनपुट की बात करते हैं, तो A स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। हाँ देखिए, जो रिजल्टेंट के मैंने क्वेश्चन दिया था, थोड़ा सा मैथमेटिकली हो गया, रिजल्टेंट टेम्परेचर जो होगा दैट इज A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब देखिए, जैसे फाई जब आपका फेज डिफरेंस जब आपका 0 से 2 पाई है, मतलब 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई है, तो हर उस केस में cos फाई की वैल्यू जो होगी वो होगी 1, ठीक है। जब 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा फेज डिफरेंस, तो cos की वैल्यू हो जाएगी 1, cos 0 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, cos 6 पाई 1, सभी 1 होगा। तो यहाँ आ गया मैथमेटिक्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और इसी को आप लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कटा, रिजल्टेंट हो गया A इक्वल टू A1 प्लस A2। समझ में आया खदीजा?
अनम्यूट करिए। क्लियर हुआ? यस सर। सर ये सेकेंड लाइन से नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा सेकंड लाइन? यही सेकेंड, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, उसके बाद क्या लिखा आपने? ये कास फाई। नहीं सर, सेकेंड वाली लाइन। कास फाई 1 हो गया तो बस वो हट गया, तो कास फाई अच्छा अच्छा। हर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई के लिए आपका यस। जो कास फाई होता है 1 हो जाता है, हम्म। तो ये 1 हो गया। अच्छा ठीक है। अब ये हो गया 1 अब चूंकि मैंने कहा था कि अब आपको A1 A2 रखने में भी कोई समस्या नहीं, लेकिन प्रॉपर मैथमेटिक्स के लिए हम प्रॉपर सेम एम्पलीट्यूड रखते हैं, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह ये करेंगे, A1 A2 दोनों ये करेंगे, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा, दैट इज 2A। तो कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपके, सॉरी, जो इंटेंसिटी होता है वो आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आया है तो आपकी इंटेंसिटी भी मैक्सिमम आएगी कंस्ट्रक्टिव में, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए मैक्सिमम स्क्वायर। ए मैक्सिमम कितना है? 2 है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। इसका मतलब जो आई मैक्सिमम होगा वो होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो k इंटू 4a स्क्वायर, और एक सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड ए है, तो इसका मतलब है जो सिंगल वेव का आपका जो इंटेंसिटी होगा वो आपका आई हो जाएगा। यहाँ देखिए गलत है ये, इसको आप कर लीजिए, ये के हट जाएगा, कि जब ए स्क्वायर को आप कन्वर्ट करेंगे आई में, तो यहाँ भी फिर से के इंक्लूडेड हो जाएगा, तो ये आपका के इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू आई होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आई मैक्सिमम है वो 4 ऑफ इंडिविजुअल आई है, एक वेव की जो इंटेंसिटी आई है उसका 4 गुना हो जाती है आई मैक्सिमम, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जब वेव्स का इंटेंसिटी होता है। तो आप यहाँ से आप ये चीजें देख पा रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सॉरी एम्पलीट्यूड होता है वो दुगना हो जाता है इंडिविजुअल के, और वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, जो इंटेंसिटी होती है वो 4 गुना हो जाती है, और वो आपका इंडिविजुअल के, और वो भी मैक्सिमम होती है। सिमिलर केस आप यहाँ देख पाएंगे, सेम मैथमेटिक्स आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपका आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई, और अब फाई की वैल्यू कितनी है? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो पाई कास पाई -1, कास 3 पाई -1, कास 5 पाई -1, तो सभी की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहाँ पर आप मैथमेटिक्स आगे करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज शुड बी इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1, सॉरी इसको हाँ माइनस इसलिए क्लास फाई जो है वो -1 है, तो -2A1 A2, और इस टर्म को आप अगले में लिख सकते हैं, दैट इज A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो जो रिजल्टेंट ए आएगा, रिजल्टेंट ए दैट इज इक्वल टू A1 माइनस A2, और ये जो रिजल्टेंट है दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेयर्ड वेव, ये मिनिमम होगा, इसलिए इसको आप ए मिनिमम कह सकते हैं। क्यों मिनिमम होगा? क्योंकि जैसे आप दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, और जब एम्पलीट्यूड 0 होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम 0 आ जाएगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो बाकी दोनों वेव्स के इंटेंसिटी के, क्योंकि अगर एक वेव की इंटेंसिटी आई है दूसरे वेव की भी इंटेंसिटी आई होगी, तो इंडिविजुअल इंटेंसिटी से रिजल्टेंट की इंटेंसिटी कम हो गई डिस्ट्रक्टिव में, जबकि इंडिविजुअल इंटेंसिटी से इंडिविजुअल की इंटेंसिटी के समेशन से आई प्लस आई का समेशन हुआ 2i, लेकिन आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितना इंटेंसिटी आ रहा था? 4i,
वो आई मैक्सिमम था, और डिस्ट्रक्टिव में वो 0। तो कंस्ट्रक्टिव में इंडिविजुअल के समेशन से ज्यादा होता है और डिस्ट्रक्टिव में इंडिविजुअल के समेशन से कम होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो आप इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आप ये निकाल पाए कि मेरा एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, जनरल डिफिनेशन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कंस्ट्रक्टिव केस में। तो कंस्ट्रक्टिव केस में जो जनरल एम्पलीट्यूड है वो है A इक्वल टू, ये हम C का दे रहे हैं, A1 प्लस A2, और डिस्ट्रक्टिव केस में है वो AD कर रहे हैं A1 माइनस A2। जैसे ही आप एम्पलीट्यूड को सेम करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ये जो जैसे एम्पलीट्यूड सेम करेंगे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, दोनों अगर एम्पलीट्यूड सेम हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड A मैक्सिमम। और जब दोनों को सेम करेंगे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, दैट इज व्हाई कॉल्ड A मिनिमम। तो मैक्सिमम के केस में इसकी इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, इसलिए इसको ब्राइट फ्रिंजेस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस में आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं क्योंकि मैक्सिमम इसकी इंटेंसिटी है। और यहाँ इंटेंसिटी कितना मिनिमम होगी, वो कितनी होगी, 0। तो 0 होने का मतलब है इंटेंसिटी है ही नहीं, तो डार्क फ्रिंजेस बोलते हैं। तो ये आपकी डार्क फ्रिंजेस कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ओके, अब समझिए कि ओवरऑल आप वेव को मैथमेटिकली तो आप सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, y इक्वल टू y1 प्लस y2, या एम्पलीट्यूड के टर्म में आपने सॉल्व किया A1 प्लस A2 in case of constructive interference, A1 minus A2 in terms of destructive interference। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस करना समझना हो तो आपको पता है कि वेव है क्या इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो आप एनर्जी के टर्म में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या हो रहा हो। तो बेसिकली इस आपका जो भी वेव है, इंटरफेयरिंग वेव्स हैं, इन सभी वेव्स का एनर्जी है। ये जो एनर्जी है सुपरपोजिशन के बाद जो एनर्जी आया है, इसी को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ये मान लीजिए ब्राइट फ्रिंज हुआ, एक अगला डार्क फ्रिंज हो गया, ब्राइट फ्रिंज हुआ, डार्क फ्रिंज हुआ। अब ये कब तक ब्राइट डार्क आएगा, डिपेंड करेगा एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट वेव्स या इंटरफेयरिंग वेव्स जिनका इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जब इंटरफेयरिंग वेव्स है ये, इसका मान लीजिए 25 जूल आपकी टोटल एनर्जी है, और ब्राइट की एनर्जी जो है 5 जूल है, इसका मतलब 5 ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे। अगर इंटरफेयरिंग वेव्स जिनका हम सुपरपोजिशन कर रहे हैं उसकी एनर्जी 25 जूल है, और ब्राइट फ्रिंजेस जहां पर आ रहे हैं उसकी एनर्जी 5 जूल है, तो 5 जूल एक ब्राइट फ्रिंज को मिलेगा, तो टोटल 5 ब्राइट आएगा इमेज। इमेज इधर ही बढ़ा दीजिए, बीच में डार्क आएगा, हर ब्राइट के बाद बीच में डार्क आएगा, आगे 5 4 5 एक और 5 कर दें आप। तो ये आपके 5 ब्राइट फ्रिंज है। ध्यान रखिएगा, आप एम्पलीट्यूड देखिए, इंटरफेरेंस में ज्यादा कंस्ट्रक्टिव में ज्यादा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव में कम हो रहा है, क्योंकि एनर्जी तो क्रिएट डिस्ट्रीब्यूट बदलती नहीं, एनर्जी जो आपका कांस्टेंट रहती है। तो जितना इंटरफेयरिंग वेव्स की एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि डार्क फ्रिंजेस को एनर्जी मिलनी नहीं है, ब्राइट फ्रिंजेस में बढ़ेगी। इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वही है जो मैंने आपको मैथमेटिकली उधर एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर दो वेव्स हैं और उनका एम्पलीट्यूड A1 और A2 है, तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसकी, ये आपकी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। सिंपल सा है, रिजल्टेंट जैसे आप निकालते हैं, दो वेक्टर A और B होता है, तो उसका आप रिजल्टेंट निकालें तो सेम डिफिनेशन होता है, क्योंकि वेक्टर सम ही है एक तरह से। मैक्सिमम इसकी वैल्यू कब होगी, जब कास डेल्टा जो है 1 हो जाएगा, तो इसकी
मैक्सिमम वैल्यू कास की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी। इसका मतलब जो डेल्टा होगा वो 0 या 2 पाई या 4 पाई होगा। और ये कब होता है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मिनिमम वैल्यू कब होगी कास की? जब कास डेल्टा -1 हो जाएगा। -1 होने का मतलब डेल्टा कितना होगा? पाई, 3 पाई, 6 पाई। और कास पाई 6 पाई होता है, इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ए मैक्सिमम मिलता है कंस्ट्रक्टिव में, ए मिनिमम मिलता है डिस्ट्रक्टिव में। ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। इसी में आप इंडस्ट्री के टर्म में आपने यही चीज किया। सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर, एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अब पॉइंट है कि हमने जब इंटरफेरेंस स्टार्ट किया तभी कहा था कि इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है इस जो वेव्स हैं वो कोहेरेंट हों। और क्यों? कोहेरेंट वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका मतलब होता है कि कोहेरेंट वेव्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है और तभी आप इंटरफेरेंस कर पाएंगे। तो क्या इन कोहेरेंट वेव्स का इंटरफेरेंस नहीं होता है? होता है। इंटरफेरेंस की फिनोमेना वो होगा, बट आपको कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा। फिनोमेना हो रहा और आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई मतलब है नहीं। समझाया? तो फिनोमेना आपकी होती है, आप अपने आसपास देखेंगे कि कोई फिनोमेना हो रही होगी, आप उसको नहीं रीड आउट कर पा रहे तो आप उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। तो इनकोहेरेंट वेव्स का क्या होता होगा, इंटरफेरेंस कैसे होता होगा, हम उसी के बेस पर उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकोहेरेंट वेव्स हैं क्या? जिनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, सॉरी, जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना होने का मतलब है कि जो फेज चेंज है वो बहुत तेजी से बदल रहा होगा, कहीं फास्ट कहीं स्लो। तो अब होगा क्या? मान लीजिए कोई ये वेव है, अब इस ये एक वेव ये है और एक वेव ये है। अब इसका फेज चेंज या तो हमारा आंख या कोई इंस्ट्रूमेंट जो भी डिटेक्टर है हमारे पास वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो करेगा क्या? जिस टाइम इंटरवल में आपको इंटरफेरेंस निकालना है वो एवरेज आउट कर देगा। तो क्या कर देगा? एवरेज आउट कर देगा। सिंपल सा मतलब होता है, जैसे आप देखिए, आप अपने महीने का खर्च निकालने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसा मेथड है जहां आप एक एक माइन्यूट खर्च को लिख पाते हैं या नोट डाउन कर पाते हैं, रिकॉर्ड में रख पाते हैं, तब तो हो पाएगा। लेकिन आपका खर्च इतना फास्ट है कि आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, ध्यान ही नहीं, अभी किए तो फिर अभी किए, मतलब इतना फास्ट खर्च है। उस केस में आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि लमसम मेरा महीने का खर्च इतना है, दैट्स व्हाट यू एवरेज डाउन। सिमिलर केस में हमारा इंटरकोरेंट वेव्स में भी होता है। क्योंकि इनकी जो फेज डिफरेंस है वो बहुत फास्ट रेट में चेंज होती है, तो जो डिटेक्टर है या जो आपका मेरा आपका ह्यूमन आइज है, जो आप भी इंटरफेरेंस फिनोमेना देख पाते हैं, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। एंड हेंस होता क्या है? आप जो है इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी निकालने की जगह पे आप उसका एवरेज इंटेंसिटी बता देते हैं। इतना ही अंतर होता है इंटरफेरेंस ऑफ इनकोहेरेंट वेव्स में। इंटरफेरेंस ऑफ इनकोहेरेंट वेव्स में आप इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी की जगह पे किसी टाइम इंटरवल में, आप किसी टाइम पे इंटेंसिटी जगह पे आप एक टाइम इंटरवल में उसका इंटेंसिटी बताते हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ इनकोहेरेंट वेव्स। तो देखिए, इसको मैथमेटिकली भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। जब आप एवरेज वैल्यू लेंगे तो कास डेल्टा की एवरेज वैल्यू कितनी होगी? 0। कैसे? समझिए, कास इस तरीके से होता है,
यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड होता है, और ये सब चारों एंड बराबर होते हैं। मैं फिगर बना नहीं पाऊँ, चारों एंड बराबर होते हैं। देखिए 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, तो टोटल एवरेज कितना हो गया 0। तो काश जो डेल्टा का टर्म है एवरेज 0 रहता है। तो जब आप एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, आप इस ए स्क्वायर की बात करते हैं, तो बेसिकली ये आ जाता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, क्योंकि बाकी का टर्म 0 हो गया। 2A1 A2 कास फाइव कास डेल्टा एवरेज टर्म में 0 हो गया। या इसी को इंटेंसिटी के टर्म में आप कन्वर्ट करते हैं, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 की सब में K आगे मल्टीप्लाइड होगा, या सॉरी K सब में डिवाइड होगा। I2 बाई K, और एक तरह से आप कह सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2, और यही एवरेज है। इस कारण से आप देख पा रहे हैं कि ये एवरेज वैल्यू देता है। अब एवरेज वैल्यू तो हमारा इंटरफेरेंस फिनोमेना है नहीं। इंटरफेरेंस फिनोमेना में हमको क्या चाहिए? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। तो जब आप दो कोहेरेंट वेव्स का इंटरफेरेंस कराने का प्रयास करते हैं, तो आपको इंटरफेरेंस फिनोमेना नहीं दिखता है। आपको क्या दिखता है? यूनिफॉर्म इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन दिखता है। अब एग्जांपल से समझिए, एक लेजर लाइट ले लीजिए और एक आप टार्च ले लीजिए, दोनों से इंटरफेरेंस कराइए। एक कोहेरेंट सोर्स है, एक इनकोहेरेंट सोर्स है, तो आपको एक कांस्टेंट इल्यूमिनेशन दिखाई देगा इंटरफेरेंस के बाद। बेसिकली इंटरफेरेंस के बाद नहीं, सुपरपोजिशन के बाद। तो इंटरफेरेंस की तो फिनोमेना तब हम कहते हैं जब ब्राइट डार्क का पोर्शन मिले। मैथमेटिकली इंटरफेरेंस क्या है? सुपरपोजिशन है। तो सुपरपोजिशन तो इनकोहेरेंट वेव्स का भी होगा, लेकिन होने के बाद आपको ब्राइट डार्क का पैटर्न नहीं मिलेगा। आपको एक कांस्टेंट इल्यूमिनेशन मिलेगा यहां से यहां तक। स्ट्रीट लाइट से आपको लाइट आ रहा है, और एक आपने टाइप तार से लाइट डालिए। अब इंटरफेरेंस फिनोमेना देखने का प्रयास करिए, नहीं आएगा, कांस्टेंट इल्यूमिनेशन आएगा। मैं इसी के साथ एंड करूंगा, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस के साथ, ठीक है। टेक्निक आ गई, ठीक है। तो कंडीशंस चूंकि हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे। क्या हुआ कंडीशन? दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, वो कोहेरेंट होने चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, ठीक है। और दूसरा चीज है जो ये भी इंपॉर्टेंट है, ओवरलैपिंग वेव्स जो है उनका जो पाथ डिफरेंस है वो कोहेरेंस लेंथ से कम होना चाहिए। कोहेरेंस लेंथ होता क्या है? कोहेरेंस लेंथ का मतलब होता है वो लेंथ, वो ऑप्टिकल डिस्टेंस जितने देर में वेव्स कोहेरेंट है। ऐसा नहीं कि एक कोहेरेंट सोर्स से लाइट वेव निकला तो हमेशा कोहेरेंट ही रहेगा। मैंने कहा किसी टाइम इंटरवल में, हमने बताया ना किसी लॉन्ग टाइम इंटरवल में। तो जो टाइम इंटरवल आप ले रहे हैं उससे करस्पॉन्डिंग जो पाथ लेंथ है, इस पाथ लेंथ में वो कोहेरेंट है। इसके बाद वो कोहेरेंट नहीं है, भले कि वो कोहेरेंट सोर्स से ही निकला है, ये वेव कोहेरेंट नहीं है, ठीक है। इस पाथ लेंथ के बाद मान लीजिए कोहेरेंस लेंथ है आपका 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर के बाद ये वेव्स कोहेरेंट नहीं होंगे। तो जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो ऑलरेडी एक इनकोहेरेंट वेव सोर्स है, तो कंडीशन ही नहीं लागू होगा। इसीलिए पाथ डिफरेंस जो दो वेव आपकी हैं उनके बीच की जो आपका पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो कोहेरेंट लेंथ के कम होना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो आप पोलराइजेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है केवल, कि वेव्स जो होनी चाहिए अगर वो प्लेन पोलराइज वेव्स हैं तो निश्चित तौर पे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन उनका सेम होना चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। तो आप ज्यादा इसको समझेंगे पोलराइजेशन के चैप्टर में। तो ये कंडीशंस है हमारे इंटरफेरेंस के लिए, जिसको हम ऑलरेडी दो को तो हम लेके चल ही रहे थे। तीसरा एक तरह से वार्निंग पॉइंट है।
कि पाथ डिफरेंस आप कुछ भी मत लीजिए कि दो के बीच अगर वो फेज डिफरेंस मेंटेन्ड है, लेकिन पाथ डिफरेंस जो है इतना ज्यादा है कि वो कोहेरेंसी से भी ज्यादा है, कोहेरेंस लेंथ से ज्यादा है, तो तब नहीं इंटरफेरेंस की फिनोमेना होगी, बशर्ते कि वो आपके उसमें है फेज डिफरेंस उनका कांस्टेंट है, लेकिन पाथ डिफरेंस उनके कोहेरेंस लेंथ से कम होना चाहिए। कोहेरेंस लेंथ वो लेंथ होता है जिसके दौरान वेव्स कोहेरेंट होती हैं। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ।